हाँ तो छात्रों, आज हम फिर आपको अगले क्लास के लिए उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमने पढ़ाया था और मैंने कहा था कि आगे मैं सेन वंश के बारे में चर्चा करूँगा। तो चलिए, तो सेन वंश को हम लोग देखते हैं। सेन वंश, ठीक है। अब पाल वंश की जब पतन हो जाती है, पाल वंश की पतन के बाद जो है सेन वंश का आगमन होता है, ठीक है। अब सेन वंश की स्थापना होती है पाल वंश के बाद। और कौन करता है? तो सामंत सेन। सामंत सेन पालों के अधीन एक सामंत हुआ करता था। हेमंत सेन के समय सेन वंश पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया था। विजय सेन उसके बाद जो आते हैं, बल्लाल सेन, उसके बाद लक्ष्मण सेन, ये सारे शासकों ने बिहार एवं बंगाल के क्षेत्रों पर शासन किया। विजय सेन इस वंश का सबसे बड़ा एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरकर सामने आया था। विजय सेन की जानकारी हमें बंगाल का एक देवपारा जगह है, वहां से एक ताम्रपत्र प्राप्त होता है, तो उस पर लिखी हुई बातों से जब पता चलती है। विजय सेन ने कर्नाट वंश के शासक नान्य देव को पराजित किया था। वह शैव धर्म का अनुयायी था। उसने दान सागर और अद्भुत सागर नामक 2 पुस्तकों की रचना की। लक्ष्मण सेन इस वंश का अंतिम शासक था। गीत गोविंद के लेखक जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लक्ष्मण वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सेन शासक ने अपनी राजधानी नादिया और लखनऊती में स्थापित की। सेन शासकों ने गया तक के क्षेत्र को जीत लिया था, जिसमें गढ़वाल शासक गोविंद पाल से उनको संघर्ष भी करना पड़ा। जिस समय बिहार बंगाल क्षेत्र में लक्ष्मण सेन का शासक था, उसी समय तुर्क मोहम्मद गोरी का सेनापति था। बख्तियार खिलजी का जो सैन्य अभियान होता है पूर्वी भारत में, बिहार और बंगाल तक यह चल रहा था। इसमें बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को पराजित कर इस क्षेत्र को तुर्कों के अधीन कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, बिहार पर जैसे तुर्कों का आक्रमण हो जाता है, यानी तुर्कों का जैसे शासन हो जाता है। 11वीं सदी के प्रारंभ में भारत पर गजनी वंश के शासक महमूद गजनी के नेतृत्व में तुर्क आगमन हुआ। तुर्क आक्रमण की जानकारी फिरदौसी की रचना शाहनामा से मिलती है। शाहनामा फारसी साहित्य की सबसे बड़ी प्रसिद्ध रचना है। यामनी वंश का महमूद गजनी, जो सुबुक्तगीन का पुत्र था, ठीक है, उसने गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। और महमूद गजनी ने सबसे पहले 1001 में उद्भांडपुर के हिंदू शाही वंश के संस्थापक जयपाल पर आक्रमण करता है। उसके बाद 1011-12 में वे फिर आते हैं और थानेश्वर के चक्र स्वामी मंदिर पर आक्रमण करते हैं, फिर उसको लूट कर जाते हैं। इसके बाद वे फिर आते हैं, पुनः उनका आक्रमण जो होता है कब होता है, 1021 से 1022 के दौरान वे पंजाब पर आक्रमण करता है। और फिर उसका मेन उद्देश्य जो था इस पंजाब आक्रमण का, कि सैनिक केंद्र की स्थापना करना चाहता था इंडिया में, जो उसकी जब वो आक्रमण करे तो उसकी मदद करने में सहायक हो। और उसके बाद फिर इनकी अगली आक्रमण होती है, जो सबसे बड़ी आक्रमण मानी जाती है 1025 से 26 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। और कई दिनों तक लूट मार खसोट, कई दिनों का महीनों के, यानी जैसे क्रूरता के हद को उन्होंने पार किया था और सभी चीजें यहाँ से लूट कर ले गया। गजनी का, यानी जो महमूद गजनवी जो था गजनी, उनका अंतिम आक्रमण जो होता है भारत पर, वो होता है 1027 और इसके खिलाफ होता है तो जाट शासकों के खिलाफ होता है, ठीक है। गजनी जो आक्रमण बार बार भारत पर करता था, उसका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहाँ पे काफी धन संपदा थी, तो जितने भी आक्रमण हुए थे यहाँ भारत को लूटने के लिए हुए थे। और ये 1025-26 के दौरान जो है, जो सोमनाथ मंदिर पर काफी अकुत धन संपत्ति जब मोहम्मद गोरी यहाँ से ले जा रहा था,
तो जाटों के जो सरदार थे उनको पता लगी और उसने मोहम्मद गोरी पर चढ़ाई किया। उस समय मोहम्मद गजनवी पर चढ़ाई करता है, ठीक है। और महमूद गजनवी जो है वह फालतू के युद्ध में उलझ कर रहना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको धन होने का डर था, इसीलिए वह चुपचाप वहां से चला गया। जो जैसे क्या कहते हैं जाटों ने लूटा तो लूटा, लेकिन उन्होंने 1027 में ठीक 1 साल के बाद वे जाटों के खिलाफ अपनी जैसे क्या कहते हैं उसका बदला लेने के लिए पुनः करता है। उसके बाद तो फिर उसकी मृत्यु भी होती है। इसीलिए भारत एवं बिहार के राजनीतिक इतिहास पर ये गजनी का आक्रमण से कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था, ठीक है, क्योंकि बिहार में लूटने के लिए कुछ था ही नहीं। 12वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत पर मोहम्मद गोरी का आक्रमण शुरू हुआ, ठीक है, जिसे तुर्क आक्रमण का द्वितीय चरण भी कहते हैं। मोहम्मद गोरी का मूल नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। इसने 1175 ईस्वी से 1194 ईस्वी तक भारत पर कई बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में अपने राजनीतिक सत्ता की स्थापना करना, मतलब भारत पर ये राज करना चाहते थे। और इस उद्देश्य में वह पूरी तरह सफल भी रहा। हालांकि स्टार्टिंग में इनको ये सफल नहीं हो सके, लेकिन लास्ट में सफल हुए। इसके आक्रमण से पूर्वी भारत में बिहार और बंगाल तक का क्षेत्र प्रभावित हुआ। इसके सफल होने का कारण राजनीतिक एकता का अभाव था, और ये तभी सफल हुआ जब हमारे जो देश के जो राजा महाराजा थे उनमें जैसे क्या कहते हैं एकता नहीं थी। ये सब बटे हुए थे, एक दूसरे को खिलाफ थे, जिसका फायदा बाहर वाले उठाते थे, ठीक है। भारत की तरह ही इसके आक्रमण के समय बिहार पर भी विकेंद्रीकृत शक्तियां प्रभावित थी। बिहार भी संगठित राजनीतिक इकाई नहीं था। इस समय उत्तरी बिहार के अधिकांश हिस्सों पर कर्नाट वंश का शासक था, ठीक है, यानी कर्नाट वंश का शासन था, जबकि अन्य छोटे छोटे जो राज्य होते थे इस समय बंगाल के सेन वंश के शासकों ने बिहार पर आक्रमण कर इसकी स्थिति को और भी दयनीय बना दिया, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने सबसे पहले बिहार के 1198 में ओदंतपुरी बिहार शरीफ को जीता और वहां स्थापित शिक्षण संस्थान जो था नालंदा विश्वविद्यालय, उसको जलाकर नष्ट कर दिया, ठीक है। चलिए, भारत में मोहम्मद गोरी के 3 सेनापति विजय अभियान चला रहे थे, जिसमें एक सेनापति इख्तियार अल दिन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इनको पूर्वी भारत में बिहार बंगाल तक अपना अभियान ये चला रहे थे। बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार के नाम से भी जाना जाता है। अतः बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय बख्तियार खिलजी को ही जाता है। जिस समय बख्तियार खिलजी ने बिहार बंगाल क्षेत्र पर आक्रमण किया, उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन और पाल वंश का शासक इंद्रदुम्न पाल ने उसका विरोध किया था। बख्तियार खिलजी ने सबसे पहले बिहार में 1198 ईस्वी में ओदंतपुरी जो बिहार शरीफ में पड़ती है उसको जीता, और वहाँ जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको तहस नहस कर दिया, जलाता। इसके बाद 1203 से 1204 ईस्वी तक लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया और पर आक्रमण करता है और उसको पराजित किया। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित किया और लखनऊती को राजधानी के रूप में स्थापित किया। बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान खिलजी द्वारा 1206 ईस्वी में कर दी गई। बख्तियार खिलजी के बाद इस क्षेत्र में मोहम्मद गोरी का अन्य सेनापति सुबुक यीन ऐबक का शासन स्थापित रहा, ठीक है। और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद जो उनका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में स्वतंत्र तुर्क सत्ता की स्थापना करता है, जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। बिहार बंगाल का क्षेत्र भी बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली सल्तनत के अधीन ही हो जाती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही पूर्व मध्यकालीन
यानी मध्यकाल से पहले की जो बातें थी वो समाप्त होती है और यहाँ के बाद हम लोग किसमें चलेंगे, मध्यकाल में। तो चलिए मध्यकाल में अब हम आते हैं, ये तो था अभी तक हमारा पूर्व मध्यकाल, अब हम आते हैं मध्यकाल। अब मध्यकाल कहाँ से शुरू होती है तो देखते हैं 13वीं सदी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। दिल्ली सल्तनत के अधीन 5 वंशों ने शासन किया था। ये वंश था गुलाम वंश, ठीक है, इन्हीं का है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अब ये गुलाम वंश जो था 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से 1451 तक, लोधी वंश 1451 से 1526। 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तरी भारत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जिसमें बिहार भी सम्मिलित था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय शासकों एवं मोहम्मद गोरी के अन्य उत्तराधिकारियों यालदोज एवं कुबाचा के साथ संघर्ष में उलझा हुआ था। साथ ही भौगोलिक दूरी एवं परिवहन सुविधा के अभाव के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने बिहार और बंगाल पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। अतः इस स्थिति का लाभ उठाकर अन्य सामंतों ने खुद को स्वतंत्र होने की कोशिश की। ऐसी स्थिति में बंगाल के शासकों ने बार बार बिहार पर आक्रमण किया और अपनी स्थिति मजबूत की। इतना ही नहीं, दिल्ली के सुल्तानों के खिलाफ भी विद्रोह करते रहे ये लोग। इस तरह बिहार का क्षेत्र जो है दिल्ली के तुर्क शासकों, बंगाल के शासक एवं बिहार के स्थानीय शासक के बीच संघर्ष का केंद्र बना रहा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है उसका जो गुलाम होता है इल्तुतमिश, वह 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक के बीच शासन करता है। इस समय यानी 1211 ईस्वी में गयासुद्दीन ने बंगाल पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली और बिहार के तिरहुत क्षेत्र से कर वसूलना शुरू कर दिया। 1225 ईस्वी में जब दिल्ली में इल्तुतमिश की स्थिति मजबूत हो चुकी थी, तब उसने बिहार पर अपना अधिकार कर प्रशासक को नियुक्त किया था तथा बंगाल के शासक गयासुद्दीन को पराजित कर बिहार से बाहर कर दिया उसको। जब इल्तुतमिश वापस दिल्ली लौटा, तब गयासुद्दीन ने पुनः बिहार में अपना प्रशासक मलिक जानी को अपदस्थ कर देता है। उसने जिसको बना दिया था उसको हटा देता है और बिहार पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद खुद इल्तुतमिश ने बंगाल के विद्रोह को कुचलने के लिए एक अभियान चलाता है और बंगाल के शासक शिहाबुद्दीन को पराजित कर देता है। बिहार एवं बंगाल दो अलग अलग सूबों को गठित किया जाता है और इल्तुतमिश के वापस लौटने के बाद उसके उत्तराधिकारी बिहार पर शासन कायम करने में समर्थ नहीं थे। ठीक है, बलबन के समय पुनः बंगाल क्षेत्र में विद्रोह होने लगता है और तुगरिल के नेतृत्व में होने वाले विद्रोह को बलबन ने उस समय कुचल दिया। चलिए फिर आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट भी नोटेबल है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप देख लेंगे। यहाँ पे कहता है गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान से 1324 ईस्वी में दिल्ली में वापस आ रहा था, उस समय कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया तथा तिरहुत जो मिथिला में पड़ती है राज्य को तुगलक साम्राज्य में मिला दिया एवं इसका नाम तुगलकपुर। ठीक है, बलबन के बाद तुगलक काल में दक्षिण बिहार सहित उत्तरी बिहार पर, ठीक है, उत्तरी बिहार अर्थात तिरहुत पर तुर्कों का शासन स्थापित हो चुका था। बिहार क्षेत्र में तुगलक वंश की सत्ता की स्थापना एवं प्रशासन की जानकारी सूफी संत हजरत शफीउद्दीन याहिया मनेरी की रचना मलफूजात एवं मनाकिबुल अस्फिया से तथा तिरहुत क्षेत्र में तुगलक कालीन पाए गए सिक्कों से मिलती है। गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान से 1324 ईस्वी में दिल्ली वापस आ रहा था, उस समय कर्नाट वंश के शासक जो थे हरि सिंह देव जी को पराजित किया जाता है तथा तिरहुत राज्य को तुगलक साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ठीक है, एवं इसका नाम जो है तुगलक दिया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा में एक दुर्ग तथा एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाता है। हरि सिंह देव ने पराजित होकर कवि विद्यापति के सहयोग से नेपाल
के तराई क्षेत्र में शरण ले लेता है। हरि सिंह देव के अमात्य अमयकर ने गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में जाकर हरि सिंह देव को राज्य वापस दिलाने में सहयोग किया था। इस समय बिहार के प्रांतपति मजदूर मुल्क ने भी हरि सिंह को पराजित किया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी, जो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो होता है, फिरोज शाह तुगलक ने 1559 ईस्वी में भी बंगाल अभियान प्रारंभ किया, जिसकी जानकारी सिरते एक फिरोज शाही से मिलती है। तुर्क शासक कनाट वंश के बीच प्रारंभ से ही संघर्ष चलती है। बख्तियार खिलजी के समय में कर्नाट शासक नरसिंह देव ने तुर्कों के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग की नीति को अपनाया था। उसने बख्तियार खिलजी को संतुष्ट करने के लिए नजराना दिया था। नरसिंह देव के समय, राम सिंह देव के समय भी तुगल ने मिथिला पर आक्रमण किया। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं अफगान शक्ति का उदय। तुगलक वंश के समय 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत का जो केंद्रीय सत्ता धीरे धीरे कमजोर होती चली गई और विघटन की दौर उसमें शुरू हो गई। सैयद एवं लोधी वंश के समय अनेक क्षेत्रीय वंशों का भी उदय होता है, जिसमें जौनपुर के सरकी वंश और बंगाल के हुसैन शाही वंश प्रमुख था। इस समय बिहार का पश्चिमी भाग जो था जौनपुर के सरकी शासकों के अधीन था एवं पूर्वी भाग जो था बंगाल के हुसैन शाही वंश के अधीन। अतः बिहार पर अधिकार करने के लिए जौनपुर, बंगाल एवं लोधी वंश के बीच युद्ध होती है। दिल्ली में लोधी वंश के प्रमुख शासक बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी, जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र में विद्रोह किया, जिसे सिकंदर लोधी ने कुचल दिया। इसी क्रम में क्या होता है कि सिकंदर लोधी ने बिहार पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है और तिरहुत के शासक को कर देने के लिए बाध्य करता है। भैया हमने अगर तुम्हारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिए, अगर तुमको रहना है, शासन करना है तो हमें टैक्स दो, नहीं तो हम तुमको भी निकाल देंगे। मजबूरन कर वसूलने के लिए मुबारक खां को नियुक्त किया जाता है। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी और बंगाल के नवाब अलाउद्दीन के बीच युद्ध होता है और फिर संधि होती है, जिसमें उत्तर बिहार के क्षेत्र सारण और तिरहुत जो पड़ती है, अलाउद्दीन ने सिकंदर लोधी का आधिपत्य स्वीकार करके भेजिए दे देता है। लोधी शासक इब्राहिम खान लोधी के समय बिहार के सूबेदार दरिया खान और नुहानी ने विद्रोह कर देता है। अफगान दरिया खान नुहानी की मृत्यु 1523 ईस्वी में होने के बाद उसका जो पुत्र होता है शाह नुहानी यानी बहार खान ने बिहार को स्वतंत्र राज्य घोषित कर देता है। कहता है नहीं, बिहार बंद हो गई किसी के अधीन नहीं। अब थोड़ा सा देखते यहाँ पे इस बात को ध्यान दे देंगे। फरीद खान लूने 1497 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक सासाराम की जगीर को बड़ी योग्यता के साथ संभाल के रखा तथा प्रशासन व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित करने में सफल रहा। उसने विद्रोही जमींदारों को पराजित कर लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करने का हर संभव प्रयास। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर के नेतृत्व में मुगलों ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना कर दी। जब अफगानों ने जौनपुर पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, तब बाबर ने हुमायूं के नेतृत्व में एक सेना भेजता है, जिसने अफगान नुहानी शासकों के प्रयास को असफल कर देता है। इस काल में दक्षिण बिहार पर अफगान शासक मोहम्मद शाह एवं उत्तर बिहार पर बंगाल के शासक नुसरत शाह का शासन स्थापित था। ये दोनों शासक जो होते हैं अफगान तथा मुगलों के खिलाफ एक दूसरे का सहयोग करते थे। 1530 ईस्वी में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है, तब अफगान शक्ति जो है फिर से ऊपर उठने लगती है। हालांकि 1532 ईस्वी में दौसा के युद्ध में हुमायूं ने अफगानों को पराजित कर देता है और नुहानियों का पतन सुनिश्चित कर देता है। नुहानियों के पतन के बाद अफगान शक्ति का पुनरुत्थान शेर शाह सूरी के नेतृत्व में फिर से होता है। ठीक है,
अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग सूर्यवंश को। अब सूर्यवंश शेरशाह सूरी जिसको कहते हैं। नुहानियों के पतन के बाद शेरशाह सूरी के नेतृत्व में अफगान शक्ति का पुनरुत्थान होता है। शेरशाह का मूल नाम फरीद खान होता है। वह इब्राहिम खान सूर का प्रपौत्र अर्थात पोता एवं हसन खान सूर का पुत्र था। इनका जन्म दिल्ली के निकट पंजवारा में 1486 ईस्वी में हुआ था। दादा इब्राहिम खान, पिता हसन खान पंजाब छोड़कर बिहार के सूबेदार जमाल खान की सेवा में चले आए थे। जमाल खान ने हसन खान की सेवा भक्ति से खुश होकर उसे सासाराम, बासपुर और टांडा परगने की जागीर सौंप देता है। फरीद का बचपन सोनपुर नदी के किनारे सासाराम में व्यतीत होता है। फरीद ने 15वीं सदी में जौनपुर इस्लाम धर्म और क्या होता है ना कि सासाराम में व्यतीत होता है। फरीद का बाल्यकाल सुख में नहीं था। अपने पिता एवं सौतेली मां की उपेक्षा के कारण वह जौनपुर चला जाता है। 15वीं सदी में जौनपुर इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र होता है। उसे भारत का सिराज कहा जाता था। फरीद ने बड़ी लगन के साथ अरबी और फारसी भाषाओं को अच्छी जानकारी दी, यानी उसको अच्छी तरह से सीख लिया। जमाल खान उनके गुणों से प्रभावित होकर उसके पिता हसन खान से समझौता कराने में सफल होता है। हसन खान ने अपने पुत्र फरीद खान को सासाराम की जागीर 1497 ईस्वी में सौंप देता है। फरीद खान लूने ने 1497 से 1518 तक सासाराम की जागीर को बड़े ही योग्यता के साथ संभाला तथा प्रशासन व्यवस्था को भी सही किया। उसने विद्रोही जमींदारों को न केवल पराजित किया बल्कि उसको हर वो सुविधाएं देने का भी प्रयास किया। पुनः पिता हसन खान और सौतेली मां से मतभेद होने पर फरीद सासाराम से आगरा चला गया। ठीक है, 1520 में क्या होता है, हसन खान की मृत्यु हो जाती है, अर्थात उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। सासाराम लौट और वह क्या होता है, फरीद पुनः सासाराम लौट आता है। उसके लौटते ही सासाराम की जागीर के बंटवारे के लिए उसके सौतेले भाइयों के बीच संघर्ष शुरू हो जाती है, जिसे तंग आकर फरीद पुनः सासाराम छोड़कर दक्षिण बिहार के शासक बहार खान के यहाँ शरण लेता है। एक बार वह अपने स्वामी बहार खान के साथ शिकार के लिए जंगल जाता है, जहाँ उसे एक ही बार में एक शेर को मार डाला। फरीद खान की वीरता देखकर बहार खान ने उसे शेर खान की उपाधि इसीलिए दी। शेर खान, शेर शाह को ही कहा जाता है, की उपाधि प्रदान की। शेर खान के बढ़ते प्रभाव को देखकर अफगान सरदारों ने बहार खान के माध्यम से दक्षिण बिहार तथा पैतृक जागीर से निकाल दिया। दक्षिण क्या होता है, बहार खान के द्वारा जो है दक्षिण बिहार तथा पैतृक जागीर से उसको निकाल दी जाती है। ठीक है, इसके बाद शेर खान कहाँ जाता है, आगरा पहुंचता है और बाबर से मुलाकात की। बाबर ने शेर खान से प्रभावित होकर उसे अपनी सेना में नौकरी भी देता है। शेर खान जो है शेर खान की ईमानदारी देखकर बाबर ने उसके पैतृक जागीर सासाराम को वापस कर देता है। 1528 में वह क्या करता है, सासाराम चला आता है और फिर वहाँ बहार खान के पुत्र जलाल खान का शिक्षक एवं संरक्षक बन जाता है। बहार खान की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद जलाल खान की माँ दूदू बीबी उसकी संरक्षिका बनती है। उसने शेर खान को अपना नायाब नियुक्त किया। नायाब के रूप में दूदू बीबी की मृत्यु के बाद शेर खान वास्तविक रूप से बिहार का शासक बन जाता है। ठीक है, शेर खान के प्रभाव को देखते हुए लोहानी सरदारों ने जलाल खान को सेना संभालने के लिए उठाया। जलाल खान ने बिहार के सूबेदार नुसरत शाह से सहायता मांगता है। नुसरत शाह जलाल की सहायता के लिए बिहार पहुंचता है। शाह के साथ बंगाल प्रस्थान। बिहार पहुंचने के बाद क्या होता है, उसे शेर खान के हाथों उसको पराजित होना पड़ता है और इस विद्रोह के बाद जो जलाल खान तथा लोहानी सरदार सभी नुसरत शाह के साथ बंगाल चला जाता है। इस प्रकार शेर खान वास्तविक रूप से बिहार का शासक भी बन जाता है और उसने हजरत आला की पदवी धारण कर लेता है। 1530 ईस्वी में क्या होता है, थोड़ा ये देखते हैं।
1530 ईस्वी में शेर खान ने चुनार के पहले सूबेदार ताज खान की विधवा लार मलिका से विवाह किया, जिसके कारण उसकी आर्थिक एवं सैन्य शक्ति काफी बढ़ गई। शेर खान ने चुनार की रक्षा के लिए अपने पुत्र कुतुब खान को तैनात किया। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में हुमायूं दिल्ली का शासक, उसने चुनार पर आक्रमण के लिए एक विशाल सेना भेजी। शेर खान ने राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपने पुत्र कुतुब खान को आत्मसमर्पण करने को कहता है। कुतुब खान के आत्मसमर्पण के पश्चात हुमायूं ने आसान शर्तों पर शेर खान से संधि कर ली और वापस चला गया। इस प्रकार शेर खान चुनारगढ़ को बचाने में सफल होता है। बंगाल का जो नया शासक होता है मसूद शाह और जलाल खान, एक बार पुनः शेर खान पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। शेर खान और मसूद शाह की सेनाओं के साथ सूरजगढ़ में 1534 ईस्वी में एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें शेर खान विजयी होता है। इस विजय अभियान के बाद शेर खान ने भली भांति समझ लिया कि भारत में अफगान शासन फिर से स्थापित है, अतः उसने अलग अलग स्थानों पर अफगान सिपाहियों की भर्ती प्रारंभ कर देता है। बंगाल के जो शासक थे मसूद शाह ने अपनी पराजय का बदलाव लेने के लिए चीन सूरा के पुर्तगालियों से मिलकर सिंघार पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह दो युद्धों तेलियागढ़ी और सिकरी गली में पराजित हुआ। मसूद शाह ने हुमायूं से सहायता मांगी। हुमायूं उस समय गुजरात के बहादुर शाह के साथ संघर्ष कर रहा था। उसने मसूद शाह के आग्रह पर बंगाल की ओर प्रस्थान किया तथा चुनार को 6 महीने तक घेरे रहा। इस अवधि में शेर खान ने बंगाल सहित रोहतास पर भी विजय प्राप्त कर ली। अब जो होता है शेर खान का जो है ना कि बाबर के पुत्र हुमायूं के साथ संघर्ष होना है, तो चलिए इस चीज को हम अब अगले क्लास में देखते हैं। तब तक आप लोग इसको देखिए, पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो हम फिर मिलते हैं अगले